हॉस्पिटल के एक रूम में एक लड़की बेड पर बेसुध लेटी हुई थी। देखने पर उसका चेहरा बहुत थका हुआ और पीला लग रहा था, लेकिन थका होने के बावजूद भी उस रूम में लगी लाइट्स की वजह से उसका चेहरा थोड़ा चमक रहा था। वो अभी बेहोशी में ही थी कि तभी कुछ आवाजें उसके कानों में सुनाई दी। इमीडिएटली इनकी डिलीवरी करनी होगी, वरना इनको और इनके बच्चे को बचाना मुश्किल हो जाएगा। जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी करो। ये आवाजें सुनकर उसने थकान के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। थकान और कमजोरी की वजह से वो अपनी आंखें खोल भी नहीं पा रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी बोझिल आंखें खोली तो उसके सामने उसे धुंधला धुंधला कुछ दिखाई दिया। दो डॉक्टर्स आपस में एक दूसरे से डिलीवरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वही उनके साथ दो तीन नर्स भी थी जो डिलीवरी के सारे इक्विपमेंट को इकट्ठा कर रही थी। अनिका की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला था। उसकी पलकों भारी थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर आंखें खोलने की कोशिश की। रोशनी इतनी तेज थी कि उसकी आंखें जल उठी और उसे मजबूरन फिर से आंखें बंद करनी पड़ी। उसका दिल पूरी तेजी से धड़क रहा था। अचानक चारों तरफ की आवाजें गूंजने लगी, तेज कदमों की आहट, मशीनों की बीपिंग, हाथों में लगे कई नीडल। अनिका को जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा समझ आया, उसका गला सूख गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। उसके हाथ में लगी ड्रिप को देखकर उसने सामने खड़े व्यक्ति के कपड़े को कैसे भी करके छुआ। यह क्या हो रहा है? उसने बमुश्किल फुसफुसाया। तभी डॉक्टर उसकी ओर झुकी, चेहरे पर सीरियसनेस के साथ उन्होंने कहा, मिस गुलेरिया, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। आपकी नॉर्मल डिलीवरी अब मुमकिन नहीं है, आप शांत सो जाए। क्या? नहीं। अनिका का दिल और उसकी सांसें अब और तेज हो गईं। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन दर्द के तेज झटके ने उसे जकड़ लिया। आपने कहा था ऑपरेशन नॉर्मल हो सकता है। फिर अनिका इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई। डॉक्टर ने गहरी सांस ली, मिस गुलेरिया, इट्स इमरजेंसी। आपकी और आपके बच्चे की दोनों की जान खतरे में है। हमें जल्दी से ऑपरेशन करना ही होगा। अनिका का दिल बैठ गया। उसने घबराकर पेट पर हाथ रखा, जैसे अपने बच्चे को महसूस कर रही हो। डॉक्टर प्लीज, मेरा बच्चा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। उसकी आंखों आंसुओं से भीग गई। अनिका के लिए इस वक्त किसी भी तरह का टेंशन जानलेवा हो सकता था, इसलिए डॉक्टर ने जल्दी से बिना रुके उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। अगले ही पल अनिका के आंखों के सामने वापस से सब कुछ धुंधला होने लगा। अनिका की सांसें धीमी पड़ने लगी। इंजेक्शन के असर से अनिका कुछ बुदबुदाती हुई धीरे धीरे बेहोशी में दोबारा चली गई। उस डॉक्टर ने नर्स से कहा, ऑपरेशन थिएटर रेडी हो चुका है। इमीडिएटली इन्हें अंदर लेकर आओ। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसा कहकर वो रूम से बाहर जाने लगी तो बाहर अनिका के डैड गौतम और उसकी सटेप मॉम मनीषा खड़े थे। डॉक्टर को देखकर गौतम लगभग भागता हुआ उनके पास आया और उनसे अनिका के बारे में पूछने लगा। गौतम की ऐसी हालत देखकर उस डॉक्टर ने अनिका के डैड से कहा, मिस्टर गुलेरिया, आई एम सॉरी टू से, लेकिन हम ये डिलीवरी नॉर्मल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि डिलीवरी मंथ कंप्लीट नहीं हुए हैं और इन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और वो अब अपने पेन को ज्यादा सह नहीं सकती, इसलिए हमें अभी इनकी डिलीवरी करनी होगी। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ कि इस डिलीवरी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, जिस वजह से हम श्योर नहीं है कि हम किसको बचाएं। दोनों को बचाने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। हम माँ और बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम दोनों को बचा ले। तो प्लीज आप लोग डिसाइड कर लीजिए। और फिर उन्हें एक फॉर्म पकड़ाते हुए आगे बोली, और इस पर साइन कर दीजिए। उस फॉर्म को लेकर गौतम जी ने डॉक्टर की तरफ सवालिया भरी नजरों से देखा तो डॉक्टर ने उनकी नजरें भांपते हुए उसका जवाब दिया, इस फॉर्म में ये लिखा है कि हमने आपको इस डिलीवरी के बारे में पहले इन्फॉर्म कर दिया है। अगर दोनों में से हम किसी को नहीं बचा पाए तो इसमें डॉक्टर की और इस अस्पताल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। गौतम जी अभी असमंजस में थे कि तभी मनीषा जी ने उनके हाथ से वो पेपर लिया और उस पर साइन करते हुए बोली, जिसे बचाना है बचाओ। आई डोंट केयर, अगर बच्चे मर रहे हो तो मरने देना। उन्हें बचाने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर उनके साथ वो लड़की भी मर रही है तो उसे भी मरने देना। इतने महीना हमने जिल्लत की जिंदगी जी है, बेहतर होगा कि वो लड़की मर ही जाए अपने बच्चे के साथ। ऐसा कहकर वो उस पेपर को डॉक्टर के हाथ में कर दूर खड़ी हो गई। उनकी आंखों से गुस्सा फूट फूट कर बाहर निकल रहा था। उनकी बातों को सुनकर डॉक्टर वहां से चली गई और उसके पीछे नर्स भी स्ट्रेचर पर अनिका को लेकर वहां से चली गई। गौतम जी अनिका के मुरझाए हुए चेहरे को देख रहे थे। उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल ना के बराबर थे। उन्हें देखकर समझ ही नहीं आ रहा था कि वो दुखी थे या खुश थे। वो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस खड़े थे। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी कर चुके थे और फिर अनिका को बेड पर लिटाया गया और उसका ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। वही गौतम जी की निगाहें एकटक ऑपरेशन थिएटर की उस लाल बत्ती पर थी जो लगातार जल रही थी।
उनके दिमाग में क्या चल रहा था सिर्फ वही जानते थे। उनके अलावा किसी को ही नहीं पता था कि वो क्या सोच रहे हैं। तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो और कोई नहीं बल्कि अनिका की स्टेप मदर मनीषा थी। मनीषा जी ने गौतम जी को घूरते हुए कहा, गौतम क्या तुम्हें उस लड़की की फिक्र हो रही है? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बूढ़े बाप की शायद ममता जग गई है। उसे अपनी बच्ची पर प्यार आ रहा है। क्या तुम भूल गए कि इस बच्ची के कारण हमने क्या क्या झेला है? गौतम जी ने मनीषा जी की तरफ देखते हुए और उनको जवाब देते हुए कहा, मनीषा ये टाइम नहीं है यहाँ ये सारी चीज डिस्कस करने का। हम ये चीज बाद में भी तो डिस्कस कर सकते हैं। अभी अनिका अंदर ऑपरेशन रूम में है। कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है। और तुम ये सोचो कि हम कुणाल को इस बारे में क्या बताएंगे। मनीषा जी ने गौतम जी की तरफ देखते हुए फिर से गुस्से से अपना जबड़ा कसते हुए कहा, आई डोंट केयर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की जिए या मार जाए। मुझे बस अपनी बेटी के बारे में सोचना है। याद है ना तुम्हें गौतम, या फिर सब भूल गए? जिससे तुम सोने के अंडे देने वाली मुर्गी कहा करते थे, आज उसने हमें कितनी बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया है। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे हम। अभी तो सिर्फ हमें ही पता है कि आज अनिका की डिलीवरी है, कल डोगरा फैमिली को पता चलेगा और परसों पूरे शहर को। फिर क्या करेंगे हम? कैसे फेस करेंगे पूरी दुनिया को? क्या जवाब देते फिरेंगे? आज लोग अनिका के ऊपर उंगली उठाएंगे और कल को उसके किए की वजह से हमारी बेटी कामिनी को लोग कितना बदनाम करेंगे, क्या क्या बातें बनाएंगे, इसका अंदाजा भी है तुम्हें गौतम? अभी तक तो हमने बात छुपा रखी थी गौतम, लेकिन अब आगे हम बिल्कुल बात नहीं छुपा सकते। कुछ सोचो। मैं तो कहती हूँ कि डॉक्टर को थोड़े बहुत पैसे खिला दो और अनिका और उसके बच्चे का काम खत्म कर दो। हमारी बेटी की भी जिंदगी संभाल जाएगी और हम चैन से जी भी सकेंगे। हम लोग कुणाल को ये बोल देंगे कि अनिका कहीं भाग गई है। हम लोगों को नहीं पता कि कहाँ भागी है, इससे हम लोगों पर भी किसी का शक नहीं जाएगा। मनीषा जी की बात सुनकर गौतम जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, मनीषा मैंने बोला ना कि ये सब बात करने का सही टाइम नहीं है। और अगर अनिका को मार दिया तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज हमारे हाथ से चली जाएगी। वहां डोगरा हमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ देंगे। आज जहां उन्होंने हमारा कर्ज माफ किया है, हमारे सारे कोर्ट केसेस सॉल्व कर दिए हैं और हमारी कंपनी में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, वो सब हमारे हाथ से चला जाएगा। ये तुम जो शानो शौकत की जिंदगी जी रही हो ना, एक सेकंड में सड़क पर आ जाओगी। ये सब हम सिर्फ और सिर्फ अनिका की वजह से जी रहे हैं, तो बेहतर होगा कि अनिका अगर जिंदा रहे तो ही हमारे लिए अच्छा है। और दुआ करो कि अनिका के साथ साथ उसके बच्चा भी जिंदा रहे। वरना अगर अनिका के बच्चा मर गया तो अनिका जीते जी मर जाएगी। ऐसा कहकर वो उसे अस्पताल से बाहर चले गए। वही ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के वक्त अचानक से ही अनिका के पल्सेस गिरने लगी। डॉक्टर बहुत ज्यादा घबरा गए थे। वो अपना 100% दे रहे थे कि तभी उन्होंने एक बच्चे को बाहर निकाल लिया। लेकिन तभी उन्होंने अपने सामने मशीन पर चेक किया तो अनिका का एक बच्चा अभी भी अनिका के अंदर फंसा हुआ था। वो लोग उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसे निकालना नामुमकिन होता जा रहा था क्योंकि अनिका की पल्सेस लगातार गिर रही थी। डॉक्टर अपना 100% दे रहे थे और थिएटर रूम का माहौल बहुत ज्यादा टेंस था। डॉक्टर मन ही मन दुआ भी कर रहे थे कि अनिका और उसके दोनों बच्चे सही सलामत इस दुनिया में आ जाए। तभी डॉक्टर ने बहुत कोशिश करने के बाद अनिका के दोनों बच्चों को सही सलामत निकाल लिया, लेकिन बच्चों के बाद अचानक ही अनिका की धड़कनें रुक गई। अनिका का वजन लगभग 120 किलोग्राम था और उसने अपने साथ अपने बच्चों को भी कैरी किया हुआ था, तो उसका वजन लगभग 130 किलोग्राम जा रहा था। डॉक्टर ने पहले ही इस बारे में अनिका को इन्फॉर्म कर दिया था कि अनिका के वजन की वजह से अनिका को उसकी प्रेगनेंसी में काफी प्रॉब्लम्स आने वाली है, लेकिन अनिका अपने बच्चों को किसी भी हाल में इस दुनिया में लाना चाहती थी। डॉक्टर एक प्रेस मशीन को लेकर अनिका की चेस्ट पर प्रेस कर रहे थे जिससे कि अनिका वापस आ जाए, लेकिन अनिका उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अनिका के दोनों बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। जैसे ही उन दोनों बच्चों की रोने की आवाज अनिका के कानों में गई, वैसे ही अनिका की धड़कनें वापस से शुरू हो गई। उसकी धड़कनों को देखकर एक डॉक्टर ने कहा, थैंक गॉड पेशेंट की धड़कनें फिर से चलने लग गई है। हमें जल्दी से ड्रिप और इनका ट्रीटमेंट करना होगा। ऐसा कहकर उन्होंने अनिका को ड्रिप लगाए और अनिका के जल्दी ठीक होने की प्रे करने लगे। ऑपरेशन खत्म होने के बाद वो जैसे ही ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए तो उन्हें सामने मनीषा जी दिखाई दी। डॉक्टर मनीषा जी के पास गई और उनके सामने खड़े होकर उनसे बोली, कंग्रेचुलेशंस, आपकी बेटी को जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल। और आपकी बेटी भी सही सलामत है। अभी उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। जैसे ही उनकी पल्सेस नॉर्मल हो जाएगी तो हम उन्हें अलग रूम में शिफ्ट कर देंगे और आप उनसे मिल पाएंगी। डॉक्टर की बात सुनकर मनीषा जी का मुंह चढ़ गया। वो नहीं चाहती थी कि अनिका और अनिका के बच्चे सही सलामत बचे। डॉक्टर की बात सुनकर मनीषा जी वहां से अपने पैर पटकते हुए चली गई।
उसके बाद डॉक्टर भी अपने केबिन की तरफ चली गई। डॉक्टर ने रात तक अनिका को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा और जब उन्हें लगा कि अब अनिका की पल्सेस ठीक चलने लगी है तो उन्होंने उसे एक अलग रूम में शिफ्ट कर दिया। अनिका अभी भी दवाइयां के असर से बेहोश पड़ी हुई थी और उसके दोनों बच्चे भी सो रहे थे। रात होने की वजह से हॉस्पिटल की कॉरिडोर में ज्यादा चहल पहल भी नहीं थी। तभी एक लंबी चौड़ी आकृति अनिका के रूम में आए और उसको और उन दोनों बच्चों को घूर कर देखने लगी। अचानक ही उसने अनिका के दोनों बच्चों को उठा लिया और जैसे ही उन दोनों बच्चों को उसने उठाया तो बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। वो बहुत तेज तेज रो रहे थे और जैसे ही उनके रोने की आवाज अनिका के कानों में पड़ी तो अचानक ही उसकी आंखें खुल गई और जैसे ही उसने अपने आंखों के सामने देखा कि कोई उसके बच्चों को वहां से ले जा रहा है तो उसके सांसें ही थम गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक जगह पर ही जम सी गई हो। उसने उस आदमी को देखते हुए कहा, कौन हो तुम और मेरे बच्चे को कहाँ लेकर जा रहे हो? देखो मेरे बच्चे, मुझे वापस करो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। मुझे मेरे बच्चे वापस दो। ऐसा कहते हुए अनिका बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी और बहुत रो भी रही थी। उसके अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी थी जिस वजह से वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन उसने अपने हाथों से वो ड्रिप निकाल दी और अपने बच्चों को बचाने लगी। वो आदमी जैसे ही वहां से भाग रहा था तो अनिका ने वहां रखा एक वास उसके पैरों में दे मारा जिससे कि वो आदमी उन बच्चों के साथ गिर गया, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं हुआ था। अनिका ने जल्दी ही उससे अपने बच्चों को छीन लिया। इस हाथापाई में वो तेज तेज चिल्ला भी रही थी जिस वजह से उस आदमी को अनिका के कमरे के बाहर कुछ कदमों की आवाज महसूस हुई। उन कदमों की आवाज महसूस करके उस आदमी ने जल्दी से अनिका को धक्का दिया और उससे उसका एक बच्चा छीन कर ले गया। धक्का लगने की वजह से अनिका वहीं गिर गई और उसका सिर बेड पर लग गया। बेड पर सिर लगने की वजह से उसका खून निकलने लगा और वो वहीं बेहोश हो गई और उसकी गोद में उसका एक बच्चा रोने लगा। आखिर कौन था वो आदमी जो अनिका से उसके बच्चे को छीनने आया था? क्यों मनीषा जी अनिका को इतनी खरी खोटी सुना रही थी? आखिर कौन था ये कुणाल और क्या रिश्ता था अनिका का कुणाल और डोगरा फैमिली से? अनिका ने अपने किस बच्चे को बचाया था? जानने के लिए पढ़ते रहिए एक लड़की को देखा तो। मनाली के छोटे से एयरपोर्ट के बाहर की चहल पहल के बीच कुणाल ने अनिका से पूछा, अरे मिस अपना नाम तो बताती जाओ। इसे सुनकर अनिका ने कुणाल को देखते हुए अपनी आंखों से काला चश्मा निकाला और बड़े ही तेज और कटीली नजर से कुणाल को देखते हुए बिना किसी भी हाव भाव से धीरे से कहा, अनिका गुलेरिया। कुणाल ये सुनकर दंग रह गया। वो कंफ्यूजन में खड़ा सोच रहा था कि इस खूबसूरत लड़की ने अपना नाम अनिका क्यों बताया होगा। लेकिन तभी टैक्सी के अंदर बैठी अनिका ने कुणाल के पीछे खड़े ड्राइवर के हाथ का बोर्ड दिखाते हुए कहा, तुम अनिका गुलेरिया को पिक करने आए हो ना? अब तक कुणाल भी अनिका के नाम वाले बोर्ड को देख चुका था। उसने सोचा कि टैक्सी में बैठी लड़की बस वो बोर्ड पर लिखा नाम पढ़ रही थी, इसलिए कुणाल ने आगे बढ़कर कहा, अरे उस मोटी को तो मैं टैक्सी से भेज दूंगा, आप दोनों आराम से मेरे साथ कार में चलिए ना। कुणाल की ये बात सुनकर अनिका ने उसे एक एरोगेंट स्माइल दी और टैक्सी ड्राइवर को टैक्सी चलने के लिए कह दिया। कुणाल के मुंह पर धुआं छोड़ती टैक्सी रफ्तार पकड़कर कुणाल के सामने से निकल गई। 2 पल के लिए कुणाल मायूस हुआ, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। हड़बड़ाहट में उसने ड्राइवर के हाथ से बोर्ड लिया और ड्राइवर को कहा, तू फटाफट इस टैक्सी के पीछे जाकर मैडम का पीछा कर और मुझे ये बता कि वो कौन सी होटल में रुकी है, और सुन, उन्हें बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। चल भाग। ड्राइवर झट से गाड़ी निकालकर अनिका की गाड़ी का पीछा करने लगा। एयरपोर्ट से मनाली लगभग 1 बजे से 1.5 बजे घंटे का रास्ता था। रिया ने वापस अपने कान पर हेडफोन्स लगाए और वो टैबलेट पर गेम खेलने में बिजी हो गई। वैसे रिया को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो एक लड़की है। जीन्स, स्पोर्ट्स शूज, टी शर्ट, छोटे बाल और सर पर कैप। रिया की उम्र भले ही छोटी थी मगर उस पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा प्रभाव था। गेमिंग की दुनिया में रिया स्वीट एंजल के नाम से काफी पॉपुलर थी। रिया को गेम खेलते हुए देख अनिका सोच रही थी कि पता नहीं रिया को मनाली लाकर उसने सही काम किया था या गलत। मोबाइल की रिंग से अनिका अपने ख्यालों से बाहर आई तो उसने देखा कि उसके पापा गौतम बार बार अनिका के फोन पर कॉल किए जा रहे था। अनिका ने बिना फोन उठाए अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर किया और आंखें बंद करके बैठी रही, मानो जैसे वो आने वाले तूफान के लिए खुद को मन ही मन तैयार कर रही हो। अगले 1 घंटे में अनिका की टैक्सी मनाली की सबसे बड़ी 5 स्टार होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में दाखिल हुई, लेकिन उसका पीछा कर रहे राजू को होटल के मेन गेट पर ही रोक दिया गया। होटल का बेल बॉय अनिका का इंतजार पहले से कर रहा था। अनिका के आते ही बेल बॉय उसका सामान लेकर उसे लिफ्ट की ओर ले गया। होटल का प्रीमियम फर्नीचर, आकर्षित एम्बियंस और वेलकमिंग स्टाफ को देखकर समझ में आ रहा था कि क्यों देश विदेश से आए टूरिस्ट्स मनाली की इस शानदार होटल में रुकना पसंद करते थे। बेल बॉय ने अनिका को लिफ्ट की तरफ ले जाते हुए बोला कि उसका बुकिंग प्रेसिडेंशियल स्वीट में है, जो होटल के टॉप फ्लोर पर है।
लिफ्ट में दाखिल होते ही बेलबॉय ने 24वें फ्लोर का बटन दबाकर अनिका से कहा, मैडम, इस टॉप फ्लोर पर सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट्स हैं, एक आपका और दूसरा हमारे होटल के मालिक मिस्टर रोहित मारवा का, वो अपने बेटे और छोटे भाई के साथ यही रहते हैं। कुछ ही पल में लिफ्ट 24वें माले पर पहुंच गई थी। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही अनिका ने देखा कि यह फ्लोर होटल के बाकी फ्लोर से ज्यादा सुकून वाला था, इतना सुकून जितना अनिका ने शायद अपने घर में भी महसूस ना किया हो। अनिका के रूम के पास जाकर बेल बॉय ने कार्ड से दरवाजा अनलॉक किया। वो कार्ड अनिका के हाथ में देकर और सामान वहीं छोड़कर चला गया। रिया अभी भी गेम खेलने में बिजी थी। अनिका रिया को रूम के अंदर लेकर आए और उसने रूम का दरवाजा बंद किया। प्रेसिडेंशियल स्वीट एक काफी लग्जरी अपार्टमेंट था, मॉडर्न और कंफर्टेबल बेडरूम, एक शानदार लिविंग एरिया और बड़ी सी बालकनी जहां से पूरा मनाली का नजारा दिखाई दे रहा था। ये प्रेसिडेंशियल स्वीट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि कमरे का दिन का किराया 25,000 था। मगर वर्ल्ड फेमस न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता उर्फ अनिका को इससे क्या फर्क पड़ने वाला था। थोड़ी देर नई जगह का आनंद उठाने के बाद रिया थककर बिस्तर पर सो गई थी। अनिका प्यार से उसे चद्दर उड़ा रही थी। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अनिका ने देखा कि उसके पापा गौतम का फोन आ रहा था। अनिका की आवाज से कहीं रिया जाग ना जाए, इसलिए हड़बड़ाहट में अनिका बेडरूम से बाहर आकर बेडरूम का दरवाजा बंद करके फोन उठाए। जैसे ही अनिका ने फोन उठाया, गौतम ने गुस्से से तिलमिलाकर कहा, अनिका, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस? कुणाल 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम उसके साथ आए क्यों नहीं? कहाँ हो तुम? इस पर बड़े ही शांत अंदाज से अनिका ने अपने पापा से कहा, बस आ रही हूं मैं। ये कहते ही अनिका ने फोन काट दिया। न जाने क्यों, लेकिन अनिका काफी डिस्टर्ब हो गई थी। गौतम ने बचपन से लेकर आज तक अनिका के साथ चाहे जैसा भी व्यवहार किया हो, आखिर वो थे तो अनिका के पापा ही, जिनसे अनिका 6 साल बाद मिलने वाली थी। अनिका ने कुछ सोचकर होटल रूम को बाहर से लॉक किया और वो होटल की लॉबी में लिफ्ट के पास आकर लिफ्ट के आने का इंतजार करने लगी। तभी अनिका के फोन पर उसकी असिस्टेंट राजलक्ष्मी का फोन आया। अनिका ने फोन पिक किया तो राजलक्ष्मी ने अनिका का हाल पूछते हुए कहा, मैडम, आशा करती हूँ आपकी फ्लाइट सेफ और कंफर्टेबल थी और आपकी नींद भी पूरी हुई होगी। याद है ना, आपको रोज कंपल्सरी 1 घंटे सोना ही है। अनिका उसकी बात को काटते हुए कहती है, हाँ हाँ याद है। तुम ये बताओ, तुमने मुझे फिर से वही बात बताने के लिए फोन किया है जो तुम पिछले 1 महीने से रोज मुझे बताती आ रही हो, या आज कुछ नई बात बताने के लिए फोन किया है? राजलक्ष्मी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, अरे मैडम, वो फिर से वो बिजनेस टाइकून रोहित मारवा का मेल आया है। वो अपनी दादी माँ का इलाज देश की सबसे बड़ी न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता यानी कि आपके पास करवाना चाहते हैं। इस वक्त वो मनाली में ही है और आप भी मनाली में है, तो मैंने सोचा क्या मैं अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूं। लेकिन तभी अनिका ने कड़क शब्दों में कहा, बिल्कुल नहीं। ये बड़े लोग अपने बड़े बुजुर्गों की चिंता का सिर्फ ढोंग करते हैं। इनका असली मकसद तो कुछ और ही होता है, बुजुर्गों की प्रॉपर्टी, बिजनेस या और कुछ। हमें इन लोगों से दूर ही रहना चाहिए। और वैसे भी मनाली आने के पीछे मेरा मकसद कुछ और है। उस मकसद से मैं अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहती। और हाँ राजलक्ष्मी, ये मत भूलो कि मैं इस वक्त ऑफिशियल लीव पर हूँ। राजलक्ष्मी अनिका की असिस्टेंट ही नहीं बल्कि उसकी दोस्त भी थी, इसलिए उसने अनिका का मूड लाइट करते हुए कहा, ओक मैम, एज यू विश। मगर एक बात बता दूं, मैंने सुना है ये रोहित मारवा की पर्सनैलिटी काफी डैशिंग है, टॉल, डार्क, हैंडसम, और हाँ इतनी सी उम्र में इतना बड़ा बिजनेस टाइकून। देश की काफी लड़कियां उनसे सिर्फ बात करने को मर मिटने को तैयार होती हैं। और आप हैं कि रोहित आपसे खुद मिलना चाहता है और आप उसे अवॉइड कर रही हैं। अगर लाइफ में थोड़ा सा रोमांस आ ही जाता है तो इसमें नुकसान क्या है? बाकी आपकी मर्जी, सोच लो। रोहित का फोटो भेजूंगी। अनिका समझ गई थी कि राजलक्ष्मी अब उसकी टांग खींच रही थी। तभी अनिका ने लिफ्ट को ऊपर आता देख राजलक्ष्मी से जल्दी जल्दी में कहा कि अगर ऐसा है तो तुम एक काम करो, तुम ही उसे डॉक्टर अमृता बनकर मिल लो। वैसे भी यहाँ डॉक्टर अमृता को चेहरे से कोई नहीं जानता, यहाँ तो मैं सिर्फ अनिका गुलेरिया हूँ। अब चलो, फोन रखो। लेकिन राजलक्ष्मी ने भी जल्दी जल्दी में बोला, ठीक है, आई होप यू एंजॉय योर वेकेशन। और हाँ, रोहित की फोटो भेजूंगी, एक बार देख जरूर लेना। इसके पहले कि राजलक्ष्मी अपनी बात पूरी कर पाती, अनिका हंसते हुए फोन काट देती है। लेकिन इसके पहले कि अनिका लिफ्ट के अंदर जा पाती, लिफ्ट वापस बंद होकर नीचे चली जाती है। तभी अनिका को लगा जैसे मानो उसके पीछे कोई खड़ा हो। अनिका ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान हो गई। पीछे रिया खड़ी थी, उसका चेहरा कुछ उखड़ा हुआ था और वो बस अनिका को एकटक देखे जा रही थी। अनिका को लगा कि रिया नींद से अचानक उठ गई होगी और जब उसने अनिका को पास नहीं देखा होगा इसलिए ऐसे खड़ी होगी। इसलिए अनिका ने नीचे झुककर प्यार से रिया के दोनों गालों पर किस किया और बोली, मम्मा जल्दी वापस आ जाएगी।
और आते वक्त तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आएगी। ठीक है, चलो अब जाओ कमरे में और आराम करो, या तो अपना फेवरेट वीडियो गेम खेलो। तभी वापस लिफ्ट आ चुकी थी। लिफ्ट का दरवाजा खुला और अनिका लिफ्ट के अंदर चली गई। अंदर जाकर अनिका ने रिया से फिर एक बार कहा, सीधे रूम में चले जाना, हाँ मम्मा विल मिस यू एंड मम्मा लव्स यू। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया और लिफ्ट नीचे जाने लगी। बाहर जाने की जल्दी में अनिका एक बात भूल रही थी कि उसने अपने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद किया था। फिर भी रिया रूम में बाहर कैसे आ गई थी? अनिका की लिफ्ट के नीचे जाते ही अनिका के रूम के सामने वाले रूम का दरवाजा खुला और उसमें से एक 26-27 साल का हैंडसम आदमी बाहर आया। ब्लैक चमकीले लेदर शूज, ब्लैक ट्राउजर्स, व्हाइट शर्ट और ब्लैक ब्लेजर। किसी रियासत के राजकुमार से बिल्कुल कम नहीं लग रहा था वो आदमी, और लगे भी क्यों नहीं, क्योंकि ये आदमी था मारवा इंडस्ट्रीज का सीईओ रोहित मारवा। रोहित अपने कमरे से निकला और लिफ्ट के पास खड़े बच्चे की तरफ बढ़ते हुए और उस बच्चे को डांटते हुए रोहित ने कहा, बेटा कितनी बार कहा है तुम्हें कि ऐसे ही बिना बताए कमरे से बाहर मत निकला करो, तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं? आर्यन, जिस लड़की को रिया समझकर अभी कुछ ही पल पहले अनिका ने बात की थी, उसी बच्चे को रोहित किसी दूसरे नाम से पुकार रहा था। लेकिन सच बात वो यही थी कि वो बच्चा रिया नहीं बल्कि आर्यन था। दरअसल अनिका जिस बच्चे को रिया समझकर उससे बात कर रही थी, वो बच्चा मशहूर बिजनेस टाइकून रोहित मारवा का इकलौता बेटा आर्यन था। मारवा इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस आर्यन। और इन सब में सबसे मजेदार बात ये थी कि रोहित का बेटा आर्यन और अनिका की बेटी रिया दोनों की शक्ल एक दूसरे से मिलती जुलती थी, यानी कि रिया और आर्यन हमशक्ल थे। तो रोहित लॉबी में जिस बच्चे से बात कर रहा था, वो दरअसल आर्यन ही था और रिया अभी भी अनिका के कमरे में सो रही थी। रोहित आर्यन से बात कर रहा था, लेकिन आर्यन की नजरें अभी भी लिफ्ट के दरवाजे पर जमी हुई थी। आर्यन की गोलमटोल आंखें और खूबसूरत मासूम सा चेहरा देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे उसने अभी अभी आकाश से उतरता हुआ टिमटिमाता तारा देख लिया हो। रोहित ने पीछे से फिर से आर्यन को आवाज देते हुए कहा, आर्यन ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सुना नहीं बेटा, अंदर चलो। रोहित आर्यन का हाथ पकड़ के उसे लगभग खींचते हुए रूम के अंदर ले जा रहा होता है। तभी आर्यन ने झटके से अपना हाथ छुड़ाकर रोहित से कहा, मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। ये सुनकर रोहित थोड़ा हैरान हो गया। हमेशा गुमसुम और गुपचुप रहने वाले आर्यन का बर्ताव आज रोहित को कुछ अजीब लग रहा था। रोहित ने तुरंत कुछ सोचकर अपनी जेब से फोन निकाला और होटल के सीसीटीवी रूम में फोन करके उसके रूम के बाहर का सीसीटीवी फुटेज तुरंत मंगवाया। वो देखना चाहता था कि अभी अभी लिफ्ट के पास आर्यन के साथ क्या हुआ था। कुछ ही पल में सिक्योरिटी इंचार्ज लैपटॉप पर सीसीटीवी लेकर आया गया। फुटेज में रोहित ने जो देखा वो देखकर वो दंग हो गया। आर्यन एक ऐसा बच्चा था जो किसी अजनबी से तो दूर बल्कि रिश्तेदारों से भी ज्यादा बात नहीं करता था, न ही उसके पापा के अलावा किसी के साथ मिक्स हो पता होता था। लेकिन सीसीटीवी में आर्यन ने एक बिल्कुल अनजान औरत को अपने पास आने दिया, यहाँ तक कि उसे किस भी करने दिया। ये बात रोहित को बड़ी अजीब लगी। रोहित सोच रहा था कि ये कैसे हो गया, वही आर्यन बार बार दोहरा रहा था, चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए, मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। दूसरी तरफ अनिका गुलेरिया हाउस पहुंच गई थी। गुलेरिया हाउस उसका अपना घर जो 6 साल पहले तक खंडहर जैसा था, लेकिन अनिका ने आज घर के मेन गेट में कदम रखा तो देखा कि घर का रूप रंग पूरी तरफ से बदल चुका था। गार्डन फिर से हरा भरा हो चुका था और उसी हरे भरे बगीचे के बीचों बीच रंगीन लाइटों वाला शानदार फव्वारा था। घर के मेन गेट से अंदर आते ही अनिका को महसूस हुआ कि घर के अंदर पार्टी चल रही थी। अनिका ने गार्डन में खड़े हुए देखा कि वहां यंग लड़के लड़कियां अंग्रेजी गानों पर नाचते झूमते नजर आ रहे थे। वही कहीं एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा था, हैप्पी बर्थडे कामिनी। कामिनी यानी अनिका की सौतेली छोटी बहन, उसी के बर्थडे की पार्टी चल रही थी। तभी गार्डन के किसी कोने से एक लड़की के गिड़गिड़ाने की आवाज आई। अनिका ने आवाज की दिशा में घूम कर देखा तो एक लड़की जमीन पर गिरी हुई थी। जैसे ही वो लड़की अपने कपड़े साफ करती हुई उठी, अनिका को याद आया कि वो लड़की अनिका की बुआ की बेटी प्रीति थी। अगले साल मिस हिमाचल बनूंगी और उसके बाद मिस इंडिया। क्या तुम अब भी कहोगी कि तुम्हारी अनिका दीदी मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? डरी सहमी प्रीति ने दबी आवाज में कहा, हाँ अनिका दीदी बहुत सुंदर है, हाँ अनिका दीदी सबसे ज्यादा सुंदर है। कामिनी के हाथ में अनिका का पुराना फोटो था। वो अपनी सहेलियों को फोटो दिखाकर पूछ रही थी। कामिनी के हाथ में अनिका का पुराना फोटो था। वो अपनी सहेलियों को फोटो दिखाकर पूछ रही थी, ध्यान से देखो इस मोटी को। ये पागल प्रीति कह रही है कि ये मोटी मुझसे ज्यादा सुंदर दिख है। अब तुम लोग बताओ, जिसे ये मोटी सुंदर लगे वो तो कोई पागल ही होगी ना। जमीन पर गिरी प्रीति दबी कुचली आवाज में कहती है, अनिका दीदी सचमुच बहुत सुंदर है, बस उनका वजन थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन इस बात पर तो कामिनी तिलमिला उठी, यू स्टूपिड गर्ल, तुझे पता भी है कि खूबसूरती क्या होती है? मुझे देख, मेरे फेस को, मेरे बॉडी को देख, ये होती है खूबसूरती।
ऊपर से मैं मेडिकल स्टूडेंट हूं और इस साल मिस मनाली कंपटीशन भी जीत चुकी। प्रीति की बात सुनकर सब हंस पड़े। कामिनी ने बड़े ही स्टाइल और एटीट्यूड में चलते हुए सब लोगों से कहा, अच्छा एक काम करते हैं, वोटिंग कर लेते हैं। आपको वोट करना है कि इस मोटी और मुझ में ज्यादा खूबसूरत कौन है, ठीक है। ये बात कहकर कामिनी ने अपने एक दोस्त से सिगरेट जलाने का लाइटर लिया और उससे अनिका की फोटो जला दी। दूर खड़ी अनिका चुपचाप ये सब देख रही थी। कामिनी ने जले हुए फोटो के टुकड़े एक जूस के गिलास में मिला दिए और कहा, तो गाइस, क्या आप अपने वोट के साथ तैयार हो? तो बोलो मुझे कितने वोट? कामिनी के सारे दोस्तों ने अपना हाथ कामिनी को वोट देने के लिए एक साथ हवा में उठा लिए। बेचारी प्रीति, सारे वोट तो मुझे ही मिल गए, तुम तो हार गई। चलो कोई बात नहीं, अब हार गई हो तो तुम्हें सजा भी मिलेगी ना। तो तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हारी इस खूबसूरत मोटी दीदी के जले हुए फोटो की राख को मैंने इस जूस के गिलास में मिला दिया है, तुम्हें बस ये जूस पीना है। लेकिन जैसे ही प्रीति ने उस जूस को पीने से मना किया, कामिनी ने प्रीति के मुंह को अपने हाथ से पकड़कर उसके गालों को दबाया और कामिनी ने प्रीति को जबरदस्ती वो जूस पिलाने की कोशिश की। लेकिन इसके पहले कि वो प्रीति के मुंह में जूस डाल पाती, ऐन वक्त पर एक हाथ आकर बीच में कामिनी का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। ये हाथ अनिका का था। अनिका ने गुस्से में कामिनी का हाथ इतना कस के पकड़ा था कि कामिनी की चीख निकल गई। बिन माँ की अनिका को बचपन में साक्षी बुआ से ही माँ का प्यार मिला था और प्रीति तो मानो अनिका की कजन नहीं बल्कि सगी छोटी बहन हो। अनिका प्रीति की तरफ आगे बढ़ ही रही थी, इतने में उसे लगा कि प्रीति की हालत कुछ ठीक नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे काफी वक्त से उसकी सहेलियां उसका मजाक उड़ाकर उसका तमाशा बना रही थी और इन सब की लीडर थी कामिनी। हाथ में वाइन का गिलास, लाल रंग का बैकलेस टॉप, काले रंग का मिनी स्कर्ट और गोल्डन रंग की ऊंची हिल्स में कामिनी किसी ग्लैमरस मॉडल से कम नहीं लग रही थी। प्रीति ठीक से उठ पाए उसके पहले कामिनी ने प्रीति को उसकी कलाई से पकड़कर वापस जमीन की ओर पटक दिया। अनिका ने कामिनी के हाथ से गिलास छीनकर कहा, हार और जीत का फैसला खेल खत्म होने के बाद होता है, और खेल अब तक खत्म नहीं हुआ। अनिका ने जमीन पर गिरी प्रीति को उठाया। प्रीति ने अनिका की आंखों को गौर से देखा। प्रीति इस आंखों को, इस आवाज को पहचानती थी। वो समझ गई कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी अनिका दीदी ही थी। प्रीति अनिका का नाम लेकर तुरंत उसके गले लग गई। ये देखकर कामिनी शॉक्ड थी, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि कल तक की 120 किलो की अनिका आज इतनी फिट, फाइन एंड गॉर्जियस कैसे दिखने लगी। ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे? आसपास खड़े कामिनी के सभी दोस्त भी सरप्राइज हो गए। दोस्त आपस में ही बातें करने लगे। पहली दोस्त बोली, अरे यार, ये अनिका इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? दूसरी दोस्त ने कहा, ये तो किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लगती है। दूसरी दोस्त ने कहा, ये तो किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लगती है। दूसरा दोस्त बोला, माय गॉड, शी लुक्स सो गॉर्जियस। सबकी बातें सुनकर अनिका ने बड़े ही रुआब से कहा, चलो जीत किसकी हुई ये तो पक्का हो गया, अब जो सजा तय की थी वो पूरी कर ली जाए। ये कहते हुए अनिका ने कामिनी की कलाई को पकड़ा और अनिका ने वही जूस का गिलास कामिनी को देते हुए उससे पीने को कहा। कामिनी ने गुस्से से अनिका के हाथ को झटक दिया जिससे जूस का गिलास नीचे गिर गया। कामिनी गुस्से में झुलस रही थी। वो बोली, ये कैसे हो सकता है, तुम इतनी बदल कैसे गई? और तभी गिलास टूटने की आवाज सुनकर गौतम और अनिका की सौतेली मां मनीषा वहां भागते हुए आ गए। उनके वहां देखते ही कामिनी ने नाटक शुरू कर दिया और एकदम से बेचारी बनकर कहने लगी, देखो माँ पापा, अनिका मेरी बर्थडे पार्टी में आकर मेरी पार्टी खराब करना चाहती है। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि तुमने अपना वजन कैसे घटाया तो मुझसे कहने लगी, अब मैं तुमसे काफी ज्यादा खूबसूरत हूँ, भला तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने। और ये कहते ही कामिनी झूठ मूठ रोने लगी। इससे पहले कि अनिका अपनी सफाई में कुछ कहती, हमेशा की तरह गौतम ने बिना सच्चाई जाने अनिका को डांटना शुरू कर दिया। बस करो अब अनिका, बहुत तमाशा हो गया, एक डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कितना नाटक करोगी, और घर के अंदर चलो, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। ये कहते हुए गौतम और मनीषा अनिका का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गए। घर में घुसते ही गौतम दरवाजा बंद करता है और 6 साल बाद अपनी बेटी को मिलने की कोई भी खुशी ना जताते हुए और सीधा मुद्दे की बात करते हुए गौतम सीधे मुद्दे की बात शुरू करता है। देखो अनिका, जो हो गया सो हो गया, हम लोगों को और परेशान करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम मेहरबानी करके इन 2 कागजात पर साइन कर दो। अनिका ने देखा तो उसके सामने रूम के सेंटर टेबल पर 2 पेपर्स और एक पेन पड़ा था। अनिका ये सुनकर थोड़ा चौंक गई। वो यहाँ अपने डिवोर्स पेपर पर साइन करने आई थी। फिर ये दूसरे पेपर्स किस चीज के थे? गौतम ने मानो अनिका के मन की बात सुन ली हो वैसे उसने कहा, दरअसल तुमसे डिवोर्स लेने के बाद हम यानी कि मैं और तुम्हारी नई माँ चाहते हैं कि कुणाल और कामिनी की शादी हो जाए। कुणाल को भी इस शादी से कोई एतराज नहीं है और कामिनी तो पहले से ही कुणाल को पसंद करती थी। बस कुणाल के दादाजी की एक ही इच्छा है,
ये कहते हुए गौतम ने अपना गाला साफ किया, मानो जैसे वो आगे कुछ बोलने के लिए हिम्मत जुटा रहा हो, और आखिर में गौतम ने उसे वो बात बता ही दी जिसके लिए वो आज सुबह से अनिका को फोन कर करके घर पे आने को कह रहा था। गौतम ने असली मुद्दे पे आते हुए कहा, अनिका, दरअसल तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद उसकी फॉर्मा कंपनी जो तुम्हारे नाम पर हो गई थी, वो कंपनी तुम अपनी छोटी बहन कामिनी को शादी के तोहफे में दे दो बेटा। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए हैं, तुम सिर्फ सिग्नेचर कर दो। अनिका ये सुनकर कुछ देर गौतम की ओर देखती रही। वो सोच रही थी कि क्या सच में उसके पापा ने वो कह दिया था जिसे वो सुनकर भी मानना नहीं चाहती थी। और वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि डोगरा खानदान के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए उसके पापा इतना नीचे गिर सकते थे। एक पल के लिए भले ही अनिका थोड़ी कमजोर पड़ गई हो, लेकिन दूसरे ही पल उसने खुद को संभालते हुए उसे मेज पर रखे उन पेपर्स को देखा। बिना कुछ कहे अनिका पेपर्स की तरफ आगे बढ़ी। उसने पेन उठाए और कुछ सोचकर वो डिवोर्स पेपर के पन्नों पर फटाफट साइन करने लगी। गौतम और मनीषा ने ये देखकर थोड़ी राहत की सांस ली। उनको लगा कि अनिका सब कागज पर साइन करने को मान गई, लेकिन तलाक के पेपर्स पर साइन करने के बाद उसने धीरे से अपनी माँ की कंपनी के कागजात उठाए और बोली, अपना कहने को इस दुनिया में इस कंपनी के अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। माफ कीजिएगा लेकिन ये कंपनी में आपको नहीं दे सकती। अनिका बड़ी ही शालीनता से मना करके सीधा वहां से निकल जाती है। गौतम और मनीषा को यकीन नहीं हो रहा था कि अनिका, जो आज तक उसके पापा की हर एक बात चुपचाप मान लेती थी, उसने आज उनकी बात मानने से साफ मना कर दिया था। अनिका की सौतेली माँ मनीषा भागकर अनिका के पीछे जाती है और उसे रोकते हुए बोली, क्यों हमें बर्बाद करने पर तुली हो अनिका? पहले ही एक बिन ब्याही माँ बनकर तुमने समाज में हमारी इतनी इज्जत उछाली, वो कम थी क्या? अब अपनी बहन की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहती हो? मनीषा की बातों को अनसुना करते हुए अनिका घर के मेन गेट से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी कामिनी उसके सामने आ खड़ी हुई और बोली, तुम्हें क्या लगा तुम वो कंपनी मेरे नाम नहीं करोगी तो कुणाल मुझसे शादी नहीं करेगा? वहम है ये तुम्हारा। कुणाल मुझसे शादी इसलिए करना चाहता है क्योंकि मैं उसे पसंद हूं, ना कि तुम्हारी उस फैक्ट्री के लिए जैसे उसे तुम्हारे साथ करनी पड़ी थी। और तुम ये सब नहीं देख सकती क्योंकि तुम बचपन से ही मुझसे जलती हो। अनिका ने एक कटाक्ष भरी मुस्कान के साथ कामिनी से कहा, कौन किससे जलता है इसका नमूना तुम बाहर दिखा चुकी हो। और रहा सवाल बचपन का, तो तुम्हें तो आदत है मेरी हर चीज को छीनने की। मेरे लिए जो भी अच्छे कपड़े, अच्छे खिलौने, अच्छी सैंडल आती थी, वो तुम ही तो रख लेती थी। लगता है अभी भी वो आदत गई नहीं तुम्हारी। जिस लड़के को मैंने डिवोर्स दिया उसी से तुम शादी करना चाहती हो। तो ठीक है, कर लो, कोई बात नहीं, मगर कंपनी तो मैं नहीं दे सकती। बचपन में अनिका का फायदा हर कोई उठा ले जाता था, लेकिन इसके बावजूद उसके मुंह से कभी चुतक नहीं निकलती थी। शायद इसलिए सब ने सोचा होगा कि अभी भी अनिका को बहला फुसलाकर, समाज का और बहन के भविष्य का वास्ता देकर बहलाकर उसका फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अनिका का शरीर ही नहीं, उसका मन, उसके विचार हर कुछ इन 6 सालों में बदल चुका था। आज अनिका को इस तरह सबके अरमानों पर पानी फेरता देख सब लोग गहरे शौक में थे। अनिका के मुंह से ऐसे तीखे शब्द कामिनी पहली बार सुन रही थी और अब कामिनी का पारा 7वें आसमान पर था। वो घुराती हुई अनिका से बोली, समझती क्या हो खुद को? वजन घटा लिया तो जबान भी लड़ाना सीख गई क्या? चाहे कुछ भी कह लो, मैं कल भी तुमसे ज्यादा खूबसूरत थी और मैं हमेशा तुमसे ज्यादा खूबसूरत रहूंगी। दिखने में भी तुमसे आगे और पढ़ने में भी तुमसे आगे। कुछ ही साल में डॉक्टर बन जाऊंगी। मुझ जैसी लड़की को छोड़कर कुणाल तुम्हारे पास वापस आ ही नहीं सकता। कामिनी भी नहीं जानती थी कि उसके मुंह से आखिर कुणाल की बात क्यों निकल गई थी, लेकिन उसकी इस बात पर अनिका ने भी मुस्कुरा कर कह दिया, तो चलो एक और शर्त लगाए। अनिका की ये बात सुनकर ना जाने क्यों कामिनी का कॉन्फिडेंस अचानक से थोड़ा कम हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे हकीकत पता थी। वो अनिका का नया रूप भी देख चुकी थी और वो कुणाल की फितरत से वाकिफ भी थी। और तभी घर के मेन गेट के बाहर से कुणाल की आवाज आए, कहाँ गई वो मोटी? मुझे एयरपोर्ट पर 2 घंटे वेट करवाया, आज छोड़ूंगा नहीं उसे। कुणाल की ये बात सुनकर कामिनी टेंशन में आ गई, लेकिन अनिका वही खड़े कामिनी के सामने मुस्कुरा रही थी। कुणाल ने कहा, समझती क्या है वो अपने आप को? कुणाल की आवाज सुनते ही कामिनी डर गई। वो नहीं चाहती थी कि कुणाल अनिका का ये बदला हुआ रूप देखे। वो दौड़कर गार्डन के बाहर की ओर गई। हाई हील्स के कारण उसे दौड़ने में परेशानी हो रही थी, मगर इनसिक्योरिटी के मारे वो किसी तरह भाग कर गई और किसी तरह गिरती पड़ती कुणाल के पास पहुंचकर फूली हुई सांसों से उसने कुणाल से कहा। कामिनी ने कहा, कुणाल अंदर मत जाओ। कुणाल ये सुनकर चौंका, लेकिन तभी कामिनी बात बदलते हुए बोली, मेरा मतलब उस मोटी के मुंह लगकर आज के दिन तुम अपना मूड खराब मत करो ना प्लीज। लेकिन कुणाल ने कामिनी को साइड में धकेलते हुए अंदर जाने की कोशिश की। इससे कामिनी और ज्यादा घबरा गई और उसने अपने दोनों हाथों से ताकत लगाकर कुणाल को पकड़कर वही रोक लिया। कुणाल इस वक्त इतना गुस्से में था कि उसने वही खड़े खड़े अनिका पर चिल्लाना शुरू किया, हूँ समझती क्या है वो अपने आप को?
2 घंटे तक मुझे एयरपोर्ट पर धूप में खड़ा रखा। बात हाथ से निकल जाए इसके पहले कामिनी ने कुछ सोचा और कहा, वो दरअसल तुमसे मिलने में उसे शर्म आ रही थी। जब गई थी तब 120 किलो वजन था। अब 6 साल बाद और भी मोटी हो चुकी है ना, इसलिए। इतना कहकर कुणाल का ध्यान भटकाने के लिए कामिनी धीरे से अपनी उंगलियां कुणाल की जैकेट पर फेरने लगी और थोड़ा रोमांटिक अंदाज से बोली, देखो कुणाल, आज मेरा बर्थडे है और आज मैं तुम्हें एक ऐसी गिफ्ट देने वाली हूं जो तुम हमेशा याद रखोगे। वैसे मम्मी पापा अंदर बैठकर अभी अनिका से डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवा रहे हैं। कुणाल का ध्यान अब भी घर के दरवाजे की ओर था, मगर कामिनी ने उसे बातों में उलझा दिया और अपने हाथों से कुणाल का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कामिनी आगे बोली, यू नो व्हाट, वो तो मान ही नहीं रही थी। वो तो थोड़े पैसों की लालच दी, तब जाकर वो डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने को राजी हुई। कुणाल, जिसके साथ कामिनी की शादी होने वाली थी, उसकी आंखों में आंखें डालकर कामिनी झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। और फिर अचानक से वो कुणाल का हाथ पकड़कर बोली, कम विथ मी, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए बंगले के पीछे शानदार दावत रखी है। तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ एंजॉय करो, मैं अभी तुम्हारी मनपसंद शराब और खाना भिजवाती हूँ। कहते हुए वो कुणाल का हाथ पकड़कर उसे घर के पीछे की तरह ले गई। कामिनी ने कुणाल को अपने दोस्तों के साथ छोड़ दिया और खुद बंगले के आगे की तरफ भागती हुई चली गई। उसी वक्त कुणाल के फोन पर उसके ड्राइवर राजू का मैसेज आया, जिसमें लिखा था, होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। मैसेज पढ़कर कुणाल के गुस्से से लाल चेहरे पर तुरंत ही एक स्माइल आ गई। उसे लगा कि अब तो बहुत ही जल्द वो एयरपोर्ट वाली लड़की से उसकी दूसरी मुलाकात होगी। इसी खुशी में बड़े ही अंदाज से उसने अपने पास पड़ी शैंपेन की बोतल उठाई और उसे शेक करके खोली और खुशी खुशी दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगा। कामिनी भागी भागी घर के आगे की तरफ अपने दोस्तों के पास आई और उन सब से कामिनी ने कहा, जाओ और जाकर कुणाल को एंटरटेन करो और उसको बातों में उलझा कर रखो, ताकि वो अनिका की तरफ ना जाए और वो अनिका का बदला हुआ रूप ना देख सके। उसके दोस्तों के जाते ही कामिनी तेज कदमों से अनिका के पास आई, जो एक कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी। कामिनी ने झट से अनिका का हाथ पकड़ा और इधर उधर देखते हुए वो अनिका को घर के अंदर ले गई और फूली हुई सांसों से अपने माथे का पसीना पोंछते हुए वो गुस्से से अनिका को देखने लगी। अनिका भी कामिनी के सामने देख रही थी, मानो दोनों आंखों आंखों से एक दूसरे को चेतावनी दे रहे हो। कुछ देर तो दोनों बहनों के बीच कौन पहले आंख झपकेगा वाला युद्ध चलता रहा। लेकिन कुछ पल के बाद फाइनली कामिनी ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए अनिका से पूछा, ओके फाइन, क्या चाहती हो तुम? अनिका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपना सर हिलाते हुए बड़े ही शांत और सरल तरीके से कहा, छोटी बहन हो तुम मेरी, बस इतना कहूंगी। कुणाल के पीछे इतना पागलपन ठीक नहीं, वो अच्छा लड़का नहीं है। ये सुनते ही कामिनी के अंदर का गुस्सा फूट पड़ा और उसने अनिका के सामने अपनी उंगली ताकते हुए कहा, जस्ट शट अप, माइंड योर ओन बिजनेस, मुझे सब पता है कौन कैसा है। कामिनी जितनी मुंहफट थी उतनी ही शातिर भी। उसे पता था कि अपनी बहन के इमोशंस का फायदा कैसे उठाया जा सकता था, इसलिए उसने तुरंत मौके का फायदा उठाकर कहा, अगर तुम्हें मेरी इतनी ही फिक्र है तो कंपनी मेरा नाम क्यों नहीं कर देती। अनिका कामिनी जितनी शातिर नहीं थी, लेकिन अब वो पहले जैसी भोली और नासमझ भी नहीं रही थी। अब पहले की तरह वो किसी को अपना फायदा नहीं उठाने देने वाली थी। कामिनी के इस सवाल से अनिका इतना तो समझ चुकी थी कि कामिनी को समझाने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए वो आगे कुछ भी कहे बिना मुड़कर जाने लगी। ये देखकर कामिनी तुरंत अनिका के सामने उसका रास्ता रोककर जा खड़ी हुई और फिर टेबल पर पड़े कंपनी के पेपर्स उठाकर बड़े ही स्टाइल में पन्ने पलटते हुए कामिनी बोली, वैसे किसके लिए बचाकर रखनी है ये कंपनी? अपने किसी यार के लिए या अपनी उस नाजायज औलाद के लिए? इसके पहले कि कामिनी बात खत्म करे, अनिका ने कामिनी को जोरदार तमाचा जड़ दिया। घर के बाहर जो लाउड म्यूजिक बज रहा था उससे कई ज्यादा तेज गूंज थी इस तमाचे की। कामिनी के चेहरे पर मेकअप की एक मोटी परत होने के बावजूद उसके चेहरे पर अनिका की उंगलियों के निशान साफ नजर आ रहे थे। कामिनी का मुंह खुला और आंखें चौड़ी हो गई थी। अनिका गुस्से में बोली, खबरदार, अगर मेरी बच्ची को नाजायज कहा तो जबान खींच लूंगी। एंड आई मीन इट। अनिका की लाल आंखों से आंसू कम और गुस्सा ज्यादा बह रहा था। अनिका को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था। कामिनी ने बिना कुछ कहे वो चुपचाप अनिका का रास्ता छोड़कर साइड में जाकर खड़ी हो गई। वो समझ गई कि अगर वो इसके आगे कुछ भी बोली तो अनिका वो सच में कर देगी जो उसने कहा था। अनिका गुस्से में अपना पर्स उठाकर बंगले से बाहर निकल गई। जैसे ही अनिका ने टैक्सी रोकी तभी वहां भागते हुए प्रीति आई। अनिका ने प्यार से प्रीति के गल पर हाथ फेरा और फिर टैक्सी में बैठ चली गई। टैक्सी में बैठकर अनिका ने पर्स से सनग्लासेस निकाले और पहन लिए। तभी ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से अनिका को देखा।
सूरज भले ही ढल चुका था, लेकिन अनिका के आंसुओं के दौर अब तक नहीं ढला था। वो दुनिया में हर चीज से लड़ सकती थी, मगर कोई उसकी बेटी को नाजायज कहे, ये उसे बर्दाश्त नहीं था। लेकिन इसके साथ ही उसके पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं था कि रिया का बाप था कौन है। अनिका की प्रेगनेंसी खुद अनिका के लिए एक अनसुलझा सवाल था। 6 सालों में अनिका आज तक उसकी जिंदगी की इस सबसे बड़ी पहेली को सुलझा नहीं पाई थी कि उसे किसी भी लड़के ने छुआ तक नहीं था, फिर भी वो कैसे प्रेग्नेंट हो गई थी। ये सब सोच ही रही थी वो कि तभी अचानक उसे कुछ याद आया। अनिका ने आंसू पोंछते हुए पर्स से अपना फोन निकाला और उसने अपनी फॉर्मा कंपनी के पुराने वफादार मैनेजर मनोज को फोन लगाया। कुछ रिंग के बाद मैनेजर फोन उठाकर कहा, अनिका बेटी, कैसी हो, क्या बात है? आज इतने सालों बाद कंपनी की मालकिन ने इस मुलाजिम को याद किया। अनिका अपनी आवाज को साफ करते हुए कहा, नहीं नहीं अंकल, मैं तो सिर्फ कागज पर कंपनी की मालकिन हूँ। कंपनी के असली मालिक तो आप हैं। एक्चुअली अंकल, बस ये पूछने के लिए मैंने फोन किया था कि कंपनी ठीक तो चल रही है ना? मैनेजर ने थोड़ा उदास होकर कहा, बेटा यूं समझ लो, डूबती नाव में छेद पकड़ के बैठा हूँ। फिर भी सालाना 4-5 लाख का प्रॉफिट हो जाता है, जो मैं गौतम जी को भिजवा देता हूँ। तुम कहो तो अब से तुम्हें भिजवा दूंगा। अनिका ने तुरंत कहा, नहीं अंकल, उसकी कोई जरूरत नहीं। खैर, आप अपना ख्याल रखिए। फोन काटकर अनिका वापस से एक गहरी सोच में डूब गई। वो सोच रही थी कि आखिर ऐसी तो क्या बात है इस छोटी सी कंपनी में, जो डोगराज हाथ धोकर इस कंपनी के पीछे पड़ गए हैं। पहले मेरे जरिए ये फैक्ट्री हड़पने की कोशिश की और उसी के चलते कुणाल से मेरी शादी करवाई। शादी के बाद मैं तुरंत प्रेग्नेंट हो गई और फिर बेंगलोर चली गई, इसलिए मुझसे कंपनी मांगने का मौका नहीं मिला इन्हें, इसलिए अब कामिनी के जरिए मुझसे ये कंपनी हड़पना चाहते हैं। वो भी ऐसी कंपनी जो ठीक से चल भी नहीं रही है। होटल की तरफ टैक्सी आगे बढ़ ही रही थी, तभी रास्ते में उसने आइसक्रीम का स्टॉल देखा। तो उसे याद आ गया कि उसने रिया से प्रॉमिस किया था कि वो उसकी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम लाकर देगी, इसलिए उसने टैक्सी रास्ते में रोककर अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए चॉकलेट आइसक्रीम खरीदी और वापस टैक्सी में बैठकर होटल की तरफ चल दी। कुछ देर बाद अनिका की टैक्सी होटल पैराडाइज इंटरनेशनल पहुंची। होटल की रिसेप्शन से होकर अनिका लिफ्ट के पास पहुंचने ही वाली थी कि 4-5 बॉडीगार्ड उसके आगे आ गए और हड़बड़ाहट में उन्होंने अनिका का रास्ता रोक लिया। इसी दौरान अनिका के हाथ से सामान जमीन पर गिर गया। अनिका थोड़ी सी घबरा गई, उसे लगा कहीं कंपनी पाने के चक्कर में किसी ने मेरे पीछे गुंडे तो नहीं भेजे। खुद के डर को छुपाते हुए उसने उन बॉडीगार्ड्स से पूछा, कौन है आप लोग? और इस तरह मेरा रास्ता रोकने का क्या मतलब है? एक बॉडीगार्ड ने अनिका से कहा, सॉरी मैडम, हमें आपका सामान चेक करना होगा। अनिका को कुछ समझ नहीं आया कि उसका सामान चेक करके क्या मिलेगा। उसके पास सिर्फ एक पर्स और रास्ते से लिया हुआ चॉकलेट आइसक्रीम का पार्सल था। बॉडीगार्ड ने नीचे झुककर वो पार्सल जमीन से उठाया और उसे खोलकर चेक किया, और फिर अचानक एक बॉडीगार्ड ने अपनी एक उंगली आइसक्रीम पैक में डाली और फिर वही उंगली उसने अपने मुंह में डाल दी और फिर अपने ब्लूटूथ पर किसी से बात करने लगा, ये सर पॉजिटिव, इट इज चॉकलेट आइसक्रीम। बॉडीगार्ड की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे अनिका के पास उसे कोई बॉम्ब मिल गया हो। ये देखकर अनिका हैरान थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये बॉडीगार्ड्स कर क्या रहे हैं। तभी एक टोल, स्मार्ट और हैंडसम आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। नुकीली जो लाइन, स्टेबल बियर्ड, सिंपल जीन्स और पोलो नेक टी शर्ट में रोहित मारवा हॉलीवुड के किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। अनिका ने रोहित की फोटो देखी थी, वो उसे तुरंत पहचान गई, लेकिन इस वक्त रोहित अनिका के लिए किसी गुंडे से कम नहीं था। अनिका ने बड़ी ही सख्ती से पूछा, एक्सक्यूज मी, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? यू कांट डू दिस टू मी, आई विल कॉल द पुलिस। अचानक रोहित की नजर अनिका के चेहरे पर पड़ी। अनिका की गहरी काली आंखें, लंबे काले घने कमर तक के बाल और सिंपल पहनावे में निखरती उसकी खूबसूरती को देखकर रोहित एक सेकंड भूल गया वो क्या कहने आया था। तभी दूसरे पल को वो अपनी सेंसेस में आया और चेहरे पर बिना किसी भाव के उसने कहा, हाँ परफेक्ट, पहले खुद चोरी करो फिर खुद ही पुलिस बुलाओ। अनिका समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर रोहित बोल क्या रहा है। तभी रोहित ने अनिका को वार्न करते हुए आगे कहा, मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहना। अनिका ने इरिटेट होकर कहा, एक्सक्यूज मी, मैं कब तुम्हारे पास आई? एंड लिसन, इस आलिशान होटल के मालिक होने का ये मतलब नहीं है कि तुम अपने गेस्ट के साथ ऐसी बदतमीजी करो। आई कैन सी यू इन द कोर्ट मिस्टर रोहित मारवा। रोहित अनिका की ये बात तुरंत पकड़ लेता है और कहता है, आई न्यू इट, तो तुम जानती हो कि मैं रोहित मारवा हूँ और ये होटल मेरी है। तब तो ये भी जानती होंगी कि मेरे परिवार वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मुझे मेरे बेटे के लिए सौतेली माँ नहीं चाहिए। इसीलिए तुमने प्लान बनाया होगा कि पहले मेरे बेटे को फंसा लो, तो फिर बाप अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे, क्यों?
होटल की लॉबी में मौजूद लोग अनिका को शक की नजरों से देखे जा रहे थे। अनिका अपनी इंसल्ट का बदला ले तो सकती थी, लेकिन रिया की सेफ्टी के लिए वह कोई तमाशा खड़ा करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो ज्यादा कुछ बोली नहीं। रोहित जाने से पहले चुटकी बजा के अनिका को फाइनल वार्निंग देता है, स्टे अवे फ्रॉम माई सोन। इतना कहकर रोहित मुड़कर जाने लगा। होटल के सभी लोग इस हद तक सकपका गए थे कि इतनी बड़ी होटल की लॉबी में इतने सारे लोगों के बीच सिर्फ और सिर्फ रोहित के जूतों की टॉक टॉक गूंज रही थी। रोहित भले ही अनिका से दूर जा रहा था, मगर अनिका का चेहरा उसके दिल पर छाप छोड़ गया था। ना जाने क्यों, जाते जाते उसको एक बार और अनिका की तरफ देखने का मन किया, और इसलिए मुड़कर अनिका को देखने जाता है, तभी सामने से सर्विस प्लेट ले जाते वेटर से वो जोर से टकराया और सारी प्लेट्स जमीन पर गिर गई। रोहित ने वेटर को देखा और फिर अनिका को देखा और फिर सिर्फ सॉरी कहकर वहां से चला गया। बेहद गुस्से में अनिका ने लिफ्ट का बटन 5-6 बार दबा दिया, और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, वो पांव पटकर अंदर गई और सीधा टॉप फ्लोर का बटन दबाया। दरवाजा बंद होने ही वाला होता था कि तभी एक पांव दरवाजे के बीच में आया, जिसने दरवाजे को बंद होने से रोक लिया। सामने एक 19 साल का लड़का प्रिंटेड टी शर्ट और रेड शॉर्ट्स में खड़ा था। उसके पैर की वजह से लिफ्ट का दरवाजा फिर से खुल गया। अनिका के गुस्से में सोचा कि कौन बदतमीज है ये। रिया की तरह इस लड़के ने भी कान में हेडफोन और हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि रोहित मारवा का कजिन भाई सनी था। सनी ने अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर आवाज निकालने की कोशिश की और अनिका से कहा, देखो दीदी, मेरे भैया आसानी से फंसने वालों में से नहीं है। बहुत लड़कियां आपकी तरह कोशिश कर चुकी है। अनिका का गुस्सा अब अपने पीक पर था। उसे समझ नहीं आया कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा था। तभी सनी ने अनिका के जख्म पर नमक छिड़कते हुए कहा, काफी लड़कियां ट्राई कर चुकी है ये वाला तरीका, थिंक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। इनफैक्ट कई बॉलीवुड एक्ट्रेस भी भाई के साथ जान पहचान बढ़ाने के लिए अपनी शूटिंग मनाली में रखवाती हैं, मगर मेरे भाई बहुत स्ट्रिक्ट है, ना वो किसी के पास जाते हैं, न कोई उनके और आर्यन के पास आ सकता है मेरे सिवा। अनिका की बर्दाश्त करने की लिमिट खत्म हो इससे पहले सनी ने अपना पांव लिफ्ट के दरवाजे से हटा लिया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अनिका अब भी सोच रही थी कि आखिर ये उसके साथ हो क्या रहा था। दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में पार्टी लगभग खत्म हो गई थी। सारे गेस्ट जा चुके थे। कुणाल और उसके दोस्त बंगले के पीछे अपनी ही मस्ती में और फुल ऑन नशे में थे। वो शायद ये तक भूल चुके थे कि वो कामिनी की बर्थडे पार्टी में आए थे। कुणाल अब नशे में था और बेहद खुश था, क्योंकि वो जानता था कि कल उसकी मुलाकात फिर से एयरपोर्ट वाली लड़की से होगी। तभी वहां गौतम, कामिनी और मनीषा हाथ में डिवोर्स पेपर लेकर पहुंचे। कामिनी ने कुणाल को खुश देखकर उसका एक हाथ पकड़कर कहा, आई एम सो हैप्पी कि कुणाल ने पार्टी एंजॉय की। कामिनी इस हकीकत से अनजान थी कि कुणाल एयरपोर्ट वाली लड़की और उसकी खूबसूरती के बारे में अपने दोस्तों से बात कर रहा था, और इसलिए वो इतना खुश नजर आ रहा था। तभी गौतम ने भी खुश होकर कुणाल से कहा, कांग्रेचुलेशन, आज कामिनी की बर्थडे के मौके पर मेरी तरफ से तुम दोनों को ये तोहफा। गौतम ने कुणाल के डाइवोर्स पेपर्स थमा दिए। कुणाल ने जल्दी से पेपर्स लिए और गौर से देखने लगा, फिर खुश होकर बोला, थैंक यू वेरी मच। इस डिवोर्स पेपर्स को देखकर मैं बता नहीं सकता कितना हल्का फील कर रहा हूं। आई एम अ फ्री बर्ड अगेन। गौतम ने भी मजाकिया अंदाज में कहा, बट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम। जल्द ही तुम्हारी और कामिनी की शादी कर देंगे। ये सुनते ही कुणाल का मूड खराब हो गया। वो गौतम से रूडली कहता है, इसमें सिर्फ डिवोर्स पेपर्स है। जब तक कंपनी के पेपर्स नहीं होंगे तब तक ना मेरे घर वाले शादी करवाएंगे न मैं करूंगा। कुणाल आखिरी पैग नीट पी लेता है और वहां से निकल जाता है। होटल पैराडाइज। तिलमिलाए अनिका अपने कमरे में आई। अपना पर्स सोफा पर फेंककर पांव सेंटर टेबल पर रखकर सोफे पर बैठ गई। उसे ये समझ नहीं आ रहा था नीचे लॉबी में उसके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। उसने होटल बदलने का मन बना लिया और रिया को लेने बेडरूम में गई। बेडरूम का दरवाजा खोलकर उसने देखा रिया बिल्कुल शांति से सो रही थी। रिया को इस तरह देखकर अनिका का गुस्सा एक सेकंड में शांत हो गया। वो रिया के माथे को चूमती है। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया। अनिका ने मोबाइल चेक किया तो देखा कि उसके डॉक्टर अमृता नाम वाले मेल बॉक्स में रोहित मारवा का मैसेज आया था। Want to meet you urgently। एक पेशेंट है जिसके दिमाग का ऑपरेशन करना है, जो सिर्फ आप कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। मैसेज पढ़कर अनिका को अपनी इंसल्ट का बदला लेने का मौका मिल गया था। उसने तेज उंगलियों से मैसेज टाइप करके बिना सोचे एक सेकंड में बटन दबा दिया। वहां रोहित डॉक्टर अमृता का मैसेज पढ़कर शॉक हो गया। मेल में लिखा था, दिमाग का इलाज पहले आपको करवाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। रोहित को समझ नहीं आया कि डॉक्टर अमृता जैसी बड़ी न्यूरोसर्जन उसे ऐसा क्यों कह रही थी। रोहित ने मेल पर कुछ टाइप किया लेकिन फिर मैसेज डिलीट कर दिया और अपनी कंपनी के आईटी हेड सैम को फोन लगाया।
रोहित काफी डोमिनेट आवाज में कहता है, हेलो सैम। रोहित की आवाज सुनकर सैम को जैसे पसीने छूटने लगे। रोहित का प्रभाव कुछ ऐसा था लोगों पर कि अगर रोहित ने याद किया है तो जरूर कोई गड़बड़ हुई होगी हमसे। सैम डर के पूछता है, यस यस सर, एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू। रोहित सैम को सिर्फ इतना कहता है, मेरे ऑफिशियल मेल अकाउंट पर डॉक्टर अमृता का मेल आया है। पता करो वह मेल की लोकेशन कहाँ है। वो जहां भी होंगी मैं उससे चार्टर फ्लाइट में जाकर मनाली ले आऊंगा। सेम के लिए ये काम आउट ऑफ ऑफिशियल वक्त था। वो हिम्मत करके जवाब देता है, सर एक्चुअली कोई नेटवर्क हमें अपने क्लाइंट का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं शेयर करेंगे। इट्स इलीगल। रोहित कहीं नाराज ना हो जाए इसलिए खुद अपनी ओर से कह देता है, बट सर गिव मी सम टाइम, आई विल ट्राई एंड फाइंड आउट। निराश होकर रोहित ने फोन काट दिया। तभी उसके फोन पर सनी का मैसेज आता है, भैया कम फास्ट, आर्यन इज नॉट वेल। उद्धरण चिन्ह। रोहित उसी वक्त लिफ्ट की ओर दौड़ने लगा। होटल का स्टाफ रोहित को ऐसे भागते देख परेशान हो गया। रोहित ने लिफ्ट में टॉप फ्लो का बटन दबाया मगर आज उसे अपनी लिफ्ट की स्पीड बहुत स्लो लग रही थी। आर्यन पर जरा सी तकलीफ आए तो रोहित बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आर्यन गहरी नींद में था और वो नींद में एक ही चीज बोले जा रहा था, मम्मा चॉकलेट आइसक्रीम, मम्मा चॉकलेट आइसक्रीम। उद्धरण चिन्ह। जब तक लिफ्ट 24th फ्लोर तक पहुंचती है तब तक तो रोहित के मन में हजारों ख्याल गुजर चुके थे। फाइनली लिफ्ट का दरवाजा खुला। सनी दरवाजे पर रोहित का इंतजार कर रहा था। रोहित सीधा बेडरूम की तरफ भागा और वहां रोहित ने जो देखा वो उसकी समझ से बाहर था। आर्यन की आवाज, ममा चॉकलेट आइसक्रीम। रोहित के लिए ये चीज बहुत शॉकिंग थी। रोहित ने आर्यन को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। आर्यन को कभी माँ की कमी महसूस न हो उसकी पूरी कोशिश की थी रोहित ने। फिर आज ये अचानक आर्यन नींद में अपनी माँ को क्यों याद कर रहा था। आर्यन बचपन से ही बहुत शर्मीला और बड़ों की बात मानने वाला बच्चा था। न कभी कोई जिद करता न कभी किसी को परेशान करता। उसके इस स्वभाव के कारण उसे बाकी बच्चों से कम स्मार्ट समझा जाता था। आर्यन ने न कभी कुछ चाहा न मांगा। फिर आज अचानक ये चॉकलेट आइसक्रीम की जिद क्यों। रोहित ने आर्यन के कमरे का दरवाजा बंद किया। तभी सनी बड़े ही जासूसी भरे अंदाज में बोला, ब्रो मैंने इंटरनेट पर एक वीडियो देखी थी जिसमें एक औरत एक 7 साल के बच्चे को यह विश्वास दिलाती है कि वो पिछले जन्म में उसका बेटा था और फिर वो बच्चा अपनी असली मां को छोड़कर उस औरत के पास चला गया। सनी की इस बेतुकी बात से इरिटेट होकर रोहित ने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो। तो सनी ने पहले तो उस प्राइवेट प्रेसिडेंशियल स्वीट के हर कोने में जाकर चेक किया कि कहीं कोई सुन तो नहीं रहा और फिर उसी दबी आवाज में कहता है, ब्रो ये सामने वाली ब्यूटीफुल दीदी को मिलने के बाद आर्यन का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया है। बस ये सुनकर रोहित की पेशेंस खत्म हो गई। उसने सनी के सर के पीछे एक तपली मारते हुए गुस्से से कहा, कितनी बार कहा है टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया करो। दिन भर या तो ये गेम्स खेलते रहते हो या ऐसी वाहियात वीडियो देखते हो। चलो जाओ, अब तुम्हारा भी सोने का वक्त हो गया है। रोहित का ऑर्डर सुनने के बाद किसी की हिम्मत नहीं थी उसके ऑर्डर को फॉलो न करे। सनी भी चुपचाप अपने कमरे की ओर चला गया। रोहित ने सनी को वहां से भगा तो दिया मगर सनी की बात उसके दिल में शक गड़ा चुकी थी। रोहित बालकनी में गया और ऊपर टिमटिमाते तारों को देखकर सोचने लगा, क्या सचमुच वो लड़की आर्यन के इमोशंस के साथ खेलकर मुझ तक पहुंचना चाहती थी या वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। सुबह का वक्त था। रिया बालकनी में बैठकर टैबलेट पर गेम खेल रही थी और अनिका अपने फोन में कुछ चेक कर रही थी और सोच रही थी कि आखिर उसके खोए हुए बेटे को कैसे ढूंढें, किससे मदद मांगे। एक बार उसने बेंगलुरु से कॉल करके मनाली पुलिस को कंप्लेंट की थी मगर छानबीन में पाया गया कि ना तो हॉस्पिटल में उसके जुड़वा बच्चे पैदा होने का कोई रिकॉर्ड था और ना कोई गवाह था जिससे ये साबित होता कि अनिका ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। और जो जन्मा ही नहीं था वो गायब कैसे हो सकता था। वो ये सब सोच ही रही थी तभी अनिका को याद आया कि उसकी स्कूल का एक दोस्त पंकज इन दिनों मनाली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। उसने झट से अपना मोबाइल उठाया और अपने पुराने दोस्त के जरिए उस पंकज का नंबर ढूंढने में लग गई। तभी अनिका के फोन स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश होता है। उसकी फ्रेंड ने पंकज का नंबर शेयर किया था। बिना देर किए अनिका ने पंकज को फोन लगा दिया। वो रिया से थोड़ा दूर बालकनी की रेलिंग के पास चली गई। वो नहीं चाहती थी कि रिया उसकी ये बातें सुने। दूसरी तरफ पंकज फोन उठाता है। अनिका ने पंकज को अपनी कहानी बताई कि कैसे एक आदमी ने डिलीवरी के तुरंत बाद हॉस्पिटल से उसका बच्चा चुराया था। और फिर आखिर में अनिका बोली, पंकज प्लीज मेरी मदद करो, कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं मेरे बेटे तक पहुंच सकूं। पंकज पहले से इस केस से वाकिफ था इसलिए अनिका की पूरी बात सुनने के बाद पंकज ने कहा, चलो अगर मैं मान भी लूं कि तुम जो कह रही हो वो सब सच है, फिर भी मैं ऑफिशियली तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि कहीं भी ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये बता सके कि तुम्हारे जुड़वा बच्चे हुए थे। आई एम रियली सॉरी।
अनिका का दिल बैठ सा गया, उसके बेटे तक पहुंचने की उसकी उम्मीदें कम होती नजर आ रही थी। पंकज भी मानो अनिका की चुप्पी से उसकी उदासी भाप गया हो, वैसे उसने मायूस अनिका को उम्मीद की एक किरण दिखाते हुए कहा, देखो अनिका, मैं एक बात कह सकता हूं ऑफ द रिकॉर्ड, मनाली में जीतने भी गलत काम होते हैं, चाहे वो किडनैपिंग ही क्यों ना हो। सारे केसेस में कहीं ना कहीं तुम्हारे ससुराल वाले यानी कि डोगरा खानदान का हाथ होता ही है। देखो अगर वहीं से कुछ पता चले तो। पंकज के फोन रखने के बाद ने ये अनिका गहरी सोच में डूब गई और वो अपने अंगूठे को दांत के बीच दबाकर बालकनी में तेज कदमों से घूमने लगी। वो सोच रही थी कि क्या पंकज ने जो कहा वो सच था, और अगर वैसा है भी तो डोगरा खानदान से उसके बेटे की इंफॉर्मेशन आखिर कैसे निकली जाए। तभी उसे एक आइडिया आया और उस आइडिया का नाम था कुणाल। क्यों न कुणाल के जरिए कोई इंफॉर्मेशन निकाली जाए। अनिका कुछ सोच के कुणाल को मिलने का तय करती है। अनिका फट से बेडरूम में जाकर चेंज करती है। रिया अभी अपनी गेम में इतनी इन्वॉल्व थी कि उसे उसके पास क्या चल रहा है उसकी कोई खबर ही नहीं थी। अनिका जीन्स और कुर्ती पहनकर बाहर आई। उसने तेजी से अपना पर्स और मोबाइल उठाते हुए रिया से कहा, देखो बेटा, ममा 2-3 घंटों में वापस आ जाएगी। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो होटल के रूम सर्विस से मंगवा लेना। रिया छोटी थी लेकिन अपनी उम्र के बच्चों से काफी ज्यादा स्मार्ट थी। उसको अक्सर अकेले रहने की आदत थी। अनिका ने मेन डोर खोला और बाहर जाकर अनिका ने फिर से रिया को आवाज लगाई, कुछ भी हो जाए रूम से बाहर मत निकलना। हमारे रूम के सामने एक बड़ा पागल और एक छोटा पागल रहता है। रिया ने बालकनी से ही आवाज दी, नहीं जाऊंगी, लव यू मम्मा। अनिका ने दरवाजा बंद किया और लिफ्ट की ओर मुड़ी तो अचानक उसके पांव वहीं जम गए। लिफ्ट के पास रोहित और सनी खड़े थे। इतना ही नहीं, उन्होंने सब कुछ सुन भी लिया था। कुछ देर तो रोहित अनिका को और अनिका रोहित को बस देख ही रहे थे। रोहित ने ब्लैक टी शर्ट, ब्लू जीन्स और ब्लैक स्पोर्ट्स शूज पहने थे। रेगुलर जिम और स्ट्रिक्ट डाइट की वजह से रोहित एकदम फिट था। रोहित को देखकर किसी भी यंग लड़की की नजर रोहित से हटती नहीं थी। अनिका की भी नजरें रोहित पर जम चुकी थी, मगर अनिका की वजह कुछ और थी। वो जान चुकी थी कि जब उसने रोहित को पागल कहा तब वो उसके पीछे ही खड़ा था। थोड़ी देर अनिका अपने हाथ गर्दन के पीछे घुमाते हुए यहाँ वह देखने लगी। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और रोहित सीधा लिफ्ट के अंदर गया। सनी भी अनिका को एंग्री लुक देते हुए लिफ्ट के अंदर चला गया। अनिका सोच रही थी कि दूसरी लिफ्ट ले लूंगी, तभी लिफ्टमैन ने कहा, प्लीज कम इन मैडम। ना चाहते हुए भी अनिका को वही लिफ्ट में जाना पड़ा। रोहित या सनी को फेस ना करना पड़े इसलिए अनिका दरवाजे की ओर मुंह करके खड़ी हो गई। लेकिन स्टील के बेदाग दरवाजे से पीछे खड़े रोहित और सनी की शक्लें साफ दिखाई दे रही थी। अनिका सोच रही थी कि आखिर ये उसकी बात सुन के कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ रोहित इस लड़की को समझने की कोशिश कर रहा था। अनिका के हाव भाव से रोहित ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये लड़की उसके नजदीक आना चाहती थी या उससे दूर रहने की कोशिश कर रही थी। मगर पास खड़ा सनी अनिका की बातों से बहुत ज्यादा हट लग रहा था, इसलिए उसने कुछ पल की चुप्पी के बाद आखिर में अनिका से पूछ ही लिया, आपने छोटा पागल किसको बोला। अनिका ने जब ये कहा तो रोहित ने तुरंत इंटरफियर करके पूछा, क्या मतलब? आप वो चॉकलेट आइसक्रीम अपनी बच्ची के लिए लाई थी। अनिका रोहित की ये बात सुनकर कुछ हैरान हो गई और बिना कुछ बोले उसने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। रोहित को अब धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि वो जो कुछ भी अनिका के बारे में सोच रहा था वो सब शायद गलत हो सकता है। उसको समझ में आने लगा कि अनिका आइसक्रीम अपनी बच्ची के लिए लाई थी, आर्यन के लिए नहीं। इसी के साथ रोहित का गुस्सा धीरे धीरे गिल्ट में बदलने लगा। तभी लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची। रोहित एक जेंटलमैन की तरह अनिका को लेडीज फर्स्ट का इशारा करते हुए उसके लिफ्ट से बाहर जाने का रास्ता देता है। अनिका रोहित के अचानक बदले तेवर को देखकर थोड़ी सोच में पड़ गई। उसने कुछ देर रोहित को देखा और फिर लिफ्ट से निकल गई। रोहित ने भी लिफ्ट से बाहर निकलते हुए सनी से कहा, मुझे लगता है कि हम इस लड़की के बारे में जो सोच रहे थे वह गलत था। वो चॉकलेट आइसक्रीम तो अपनी बेटी के लिए लाई थी। सनी अपना मोबाइल जेब से निकालते हुए बीच में रुककर बोला, नो ब्रो, आई एम टेलिंग यू, ये लड़की जो दिखती है वो है नहीं। शी इज ट्राइंग टू इम्प्रेस यू। देखा नहीं, जाने से पहले कैसे देख रही थी तुम्हें। रोहित को लगा अब सनी फिजूल बात को आगे बढ़ा रहा था। रोहित ने उसे वही चुप हो जाने का इशारा किया। होटल लॉबी से बाहर निकलते हुए अनिका कुणाल से मिलने का कोई आइडिया सोच रही थी, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा था। अनिका ने लॉबी में आगे बढ़ते ही कुछ देखा और कुछ देखकर वो वही खड़ी रह गई। हाथ में फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता लेकर कुणाल होटल लॉबी के बीच खड़ा था। कुणाल दरअसल सुबह से आकर होटल की वेटिंग एरिया में बैठा था। जिस लड़की को वो मिलना चाहता था, ना तो वो उसका नाम जानता था, ना ही रूम नंबर, मगर उसे पता था कि पूरे दिन में वो कभी ना कभी तो नीचे उतरेगी ही।
और जैसे कि उसने सोचा था, अनिका उसे लिफ्ट से निकलती हुई दिखी और उसे देखते ही बिना वक्त गवाए कुणाल उसके सामने आ खड़ा हुआ और गुलदस्ता अनिका की तरफ बढ़ाकर बोला, व्हाट अ सरप्राइज। मैं यहाँ किसी और से मिलने आया था मगर कौन जानता था कि आप मिल जाएंगे। कुणाल की आंखों में अनिका को झूठ साफ नजर आ रहा था, लेकिन अपने खोए बेटे को वापस पाने की आखिरी कड़ी कुणाल था। इसलिए अनिका ने बात को आगे बढ़ाने के लिए गुलदस्ता ले लिया। कुणाल अनिका को मौका देखकर पूछ लेता है, यहीं बगल में एक बहुत अच्छी कॉफी शॉप है, क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करेगी। अनिका ने बिना देर किए हाँ कर दी। कुणाल को अपने लक पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसका कॉन्फिडेंस उससे बात आगे बढ़ाने में मदद कर रहा था। कमाल है, हम लगातार 2 दिनों से मिल रहे हैं लेकिन मुझे आपका नाम तक नहीं पता। अनिका इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। कुणाल अनिका को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए हाथ मिलाने के लिए एक हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, हाय माय नेम इज कुणाल डोगरा एंड योर्स। अनिका टेंशन में कुछ सोचने लगी, फिर हाथ मिलाकर उसने कहा, रागिनी। दोनों हाथ मिलाते हैं और फिर कुणाल झुककर अनिका को आगे चलने का इशारा करता है। अनिका के आगे जाते ही वो खुशी के मारे हवा में उछलता है और जेब से 500 की नोट निकालकर दरबान को देता है। अनिका और कुणाल होटल से कुणाल की कार में बैठकर निकल गए। ये सारा सीन रोहित और सनी देख रहे थे। रोहित ने जो देखा उसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। होटल चेक इन रजिस्टर में रोहित ने अनिका का नाम पढ़ लिया था। फिर उसने कुणाल को अपना नाम रागिनी क्यों बताया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि इस लड़की का असली रूप क्या था। तभी सनी ने रोहित से कहा, देखा मैंने कहा था ना ब्रो, अमीर लड़कों को फंसाना इस लड़की की हॉबी लगती है। भैया यू शुड बी केयरफुल। हमें और आर्यन को इस लड़की से दूर रहना चाहिए। रोहित चुप था, मगर वो सोच रहा था, मैंने आज तक बिजनेस में इतने लोगों से डील की है, इंसान पहचानने में कभी गलती नहीं की, फिर इस लड़की के मामले में ऐसा क्यों हो रहा है। कौन है ये लड़की, क्या है इसका असली रूप, क्या है इसका सच। कुणाल और अनिका कॉफी शॉप पहुंचे और कोने के किसी खाली टेबल पर जाकर बैठे। सारे रास्ते अनिका ने सिर्फ कुणाल की बातें सुनी थी, लेकिन वो मन ही मन सोच रही थी कि कुणाल से अपने बच्चे के बारे में कैसे पूछें।